हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका पेरोल मैनेजमेंट गाइड की सीरीज में। और आज हमारी सीरीज का सेकंड सेशन होने वाला है जहां पर हम डिस्कस करेंगे कैसे डिटेल स्टेप वाइज इंडिया का पेरोल प्रिपेयर करना है। तो चलिए सीधा चलते हैं अपनी एक्सेल शीट में और दिखाता हूं आपको कैसे एक्सेल के अंदर इंडिया का कंप्लीट डिटेल पेरोल को प्रिपेयर करना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज जाके एक बार जरूर चेक कर लेना। वहां पर मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस है रिलेटेड टू पेरोल वो सारे डिस्कस किए हैं। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट और आज के टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, आ चुके हैं एक्सेल की सैलरी कंप्यूटेशन शीट। इस शीट को मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, समझा देता हूँ कि कैसे ही फॉर्मेट है। बेसिकली इसमें मैं डिफरेंट क्लाइंट्स का अपना प्रिपेयर करता हूँ सैलरी का डेटा। आपको समझा देता हूँ क्या है इसके अंदर। सबसे पहले एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन है। बेसिकली 4 शीट्स है मेरे पास, कंप्यूटेशन शीट, स्ट्रक्चर शीट, बोनस शीट एंड लास्ट जो है मेरी टीडीएस की कंप्यूटेशन शीट। तो चलो गाइस कंप्यूटेशन स्टार्ट करते हैं। बेसिक में सबसे पहले क्या भरना है, देखो बेसिक में मैं बताता हूँ। बेसिक में मेरे को स्ट्रक्चर से उठाना है अपना डेटा। जो सैलरी का डिटेल उठानी है वो स्ट्रक्चर वाले कॉलम से उठानी है। तो मैंने फॉर्मूला लगाया प्लस इक्वल टू स्ट्रक्चर में दिस इज द बेसिक सैलरी ऑफ दिस एम्प्लॉयज मेरे सीरियल वाइज हैं तो मेरे को वी लुकअप लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो ये मेरा हो गया डिवाइडेड बाय। अब डिवाइडेड बाय किससे करना है मेरे को, नंबर ऑफ टोटल डेज इन अ मंथ। सिंपल सा फॉर्मूला है, तो मैथमेटिक फॉर्मूला है। मल्टीप्लाई बाय पेबल डेज इन द मंथ। अब इसका सेम है तो इसका सेम अमाउंट आएगी 14,300 एंड 14,300। ऐसे ही एचआरए और स्पेशल अलाउंस के दोनों के साथ में जल्दी से दोनों में सेम फॉर्मूला पुट कर देता हूँ। मेरा बेसिक एचआरए और स्पेशल अलाउंस मेरा कंप्यूट हो गया है एज पर द मंथली बेसिक सैलरी। मंथली सैलरी मंथली अटेंडेंस के बेसिस पर। अगर किसी का कम होगा तो उसका कम आएगा। देखो इसका 29 डेज है तो इसका शायद 18,000 सैलरी होगी। 18,000 बेसिक है तो 18,000 का इसका कन्वर्ट हो गया 1 डे का इसका जो है वो डिडक्ट हो गया। सिंपल फॉर्मूला, कुछ नहीं किया मैंने। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पेबल डेज। तो मेरा बेसिक एचआरए एंड स्पेशल अलाउंस आ गया है। नाउ ओटी एंड इंसेंटिव कुछ भी नहीं था इनके केस में, तो मैं 0 पुट कर देता हूँ। वरना ओटी एंड इंसेंटिव जो होता है ये बेसिकली जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं उनकी अप्रूवल की मेल्स आती हैं, उससे हमको डिटेल मिलती है कि कितना ओटी। और इंसेंटिव की अगर बात की जाए तो इंसेंटिव की भी जो कंसर्न मैनेजर होता है वो हमको मेल डिटेल कंप्यूट करके देता है, या फिर वो बताता है हमको कि इतना % टारगेट अचीव हुआ है। तो टारगेट बेस्ड वाले केस में जो है वो इंसेंटिव दिया जाता है। तो फिलहाल मैं अभी कुछ नहीं कर रहा। अगर कुछ होता है तो वो हम इन दोनों में सिंपली पुट कर देंगे। ओवर टाइम में ओवर टाइम आ जाएगा, इंसेंटिव में इंसेंटिव। बट अभी मैं फिलहाल इसको 0 पुट करता हूँ। तो ये हमारी सैलरी की बेसिक डिटेल हमने डाल दी है। ग्रॉस सैलरी तो सिंपल है, क्या करना है हमको, सबको ऐड कर देना है सारी फिगर्स को। बेसिक एचआरए स्पेशल अलाउंस ओटी एंड इंसेंटिव को ऐड करके हमारी आ जाएगी ये ग्रॉस सैलरी। बिल्कुल सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं, ग्रॉस सैलरी आ गई हमारी। चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ईपीएफ की कैलकुलेशन पे। ईपीएफ की कैलकुलेशन करने से पहले आपको ईपीएफ के प्रोविजंस पता होने चाहिए। प्रोविजन मैंने अपनी लास्ट वीडियो में वैसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, प्लीज जाके एक बार जरूर देख लेना। फिर भी मैं एक ब्रीफली बता देता हूँ आपको। 12% एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 12% एंड एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन भी सेम होता है 12%। ओके जी, लेकिन अगर एम्प्लॉय चाहे तो वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन एक्चुअल पर भी दे सकता है। एक्चुअल का मतलब क्या हुआ, एक सीलिंग लिमिट होती है। 12% जो कंप्यूट किया जाता है। पीएफ की अगर बात करें 15,000 की एक सीलिंग लिमिट होती है। कहने का मतलब अगर मैं एक एम्प्लॉय का एग्जाम्पल लेकर के आपको दिखाता हूँ, लेट्स सपोज दिस एम्प्लॉय जो मैंने सेलेक्ट किया है इसकी सैलरी 77,333 है। इस एम्प्लॉय का जो 12% निकाला जाएगा वो मैक्सिमम सीलिंग लिमिट पे निकाला जाएगा, क्योंकि इसकी सैलरी एक्सीड कर रही है 15,000 को। तो इसका निकाला जाएगा 15,000 का 12%, दैट इज 1,800। नाउ लेकिन अगर एम्प्लॉय चाहता है, एम्प्लॉय वांट्स कि मैं अपना एक्चुअल पर अपना पीएफ जो है वो डिडक्ट करवाऊंगा, तो एम्प्लॉय अगर हमको ऐसा इंटीमेट करता है कि आप हमारा एक्चुअल पर टीडीएस डिडक्ट कीजिए, तो उस केस में हम 77,000 जो है 77,333 बेसिक पीएफ जो कंप्यूट होता है वो बेसिक पे कंप्यूट होता है। अभी फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं बताऊंगा आपको। तो 77,333 का 12% उस टाइम कंप्यूट किया जाएगा। लेकिन ये जो है खाली एम्प्लॉय जो है अपना कंट्रीब्यूशन एक्सीड कर सकता है, एम्प्लॉयर की ऐसी लायबिलिटी नहीं है। कहने का मतलब एम्प्लॉय अपना शेयर एक्सीड कर सकता है, लेकिन जो एम्प्लॉयर है उसको वो मैक्सिमम कितना करेगा, वो मैक्सिमम करेगा अपना 12%, 15,000 जो सीलिंग लिमिट है उसका 12% करेगा वो। उससे ज्यादा करने के लिए वो लायबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर उसकी मर्जी है, अपनी मर्जी से करना चाहता है एम्प्लॉयर तो कर सकता है। लेकिन आप खुद सोचो, एक जेन्युइन एम्प्लॉयर जो है वो क्यों करेगा,
वो तो अपना पैसा बचाएगा ना, वो तो कंपनी की कॉस्ट है, वो तो कम करेगा। चलो फॉर्मूला लगा के आपको बताता हूँ कैसे ये फॉर्मूले में हमको ये बात रखनी है। फॉर्मूले में क्या बात रखनी है, देखो बात क्या रखनी है मैं बताता हूँ आपको कि हमारी सैलरी अगर 15,000 से ज़्यादा है तो उस केस में हमको 1800 अमाउंट चाहिए, ठीक है, इजी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सैलरी 15,000 से कम है तो जो कम सैलरी है उसका 12% चाहिए हमको, बहुत सिंपल है। चलो, और किस पे कंप्यूट होता है ईपीएफ कंप्यूट होता है बेसिक सैलरी पे। चलिए फॉर्मूला लगा के बताता हूँ आपको। प्लस इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, लॉजिक्स के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है इफ का फॉर्मूला यूज होता है। इफ का फॉर्मूला लगाया, लॉजिक क्या होगा हमारा, बेसिक अमाउंट इज मोर देन और इक्वल टू 15,000। अगर हमारी बेसिक अमाउंट मोर देन इक्वल टू 15,000 है तो आप क्या करो, एक्सेल जी अगर ऐसा है तो हमको वैल्यू ऑफ ट्रू, अगर वो चीज ऐसा है तो हमको आप 1800 दे दो, क्योंकि मैक्सिमम सीलिंग लिमिट लग जाएगी उस केस में। अगर किसी की सैलरी 20,000 है तो मैक्सिमम सीलिंग लग गई, मैक्सिमम सीलिंग का मतलब 15,000 का 12%, दैट इज 1800। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करो एक्सेल जी, अगर ऐसा नहीं है तो जो बेसिक सैलरी है, लेट्स सपोज इस केस के लिए लेते हैं 14,300, जो बेसिक सैलरी है उसका 12% दे दो हमको और एंटर। कितना सिंपल फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले को कर देते हैं पूरी शीट में ड्रैग ड्रॉप और हमारा ईपीएफ का अमाउंट आ गया एम्प्लॉय का। लेकिन रुको, ये तो एम्प्लॉय का आया है, एम्प्लॉयर का कितना आएगा, सेम आएगा, क्योंकि 12% एम्प्लॉय दोनों इक्वल करते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात कब आएगी, अगर एम्प्लॉय बोलता है कि मेरा बढ़ा के करो, आप मेरा जो ऑन एक्चुअल है उस पर करो, उस केस में एम्प्लॉयर तो नहीं चाहेगा एक्चुअल पे देना, मेरे हिसाब से लॉजिकली तो एम्प्लॉयर नहीं चाहेगा। उस केस में हमको फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में तो कोई है ही नहीं, हमारी इस वाली शीट में अगर देखा जाए तो सारे एम्प्लॉय जो सीलिंग लिमिट के अकॉर्डिंग ही ले रहे हैं, तो जो हमारा एम्प्लॉय का आएगा वही हमारा एम्प्लॉयर का आएगा। तो इज इक्वल टू, मैंने एम्प्लॉयर वाली अमाउंट को वहां पर डाल दिया और इसको ड्रैग ड्रॉप कर दिया। तो इस तरीके से मेरा पीएफ कंप्यूट होगा एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों का। सो गाइस, ये तो बात हुई पीएफ के कंट्रीब्यूशन की। लेकिन पीएफ के अंदर एक चीज और देनी पड़ती है एम्प्लॉयर को, वो है एम्प्लॉयर एडमिन एक्सपेंसेस जो कि 1% होते हैं। टोटल की बात कर रहा हूं मैं, एग्रीगेट टोटल 1% जो होते हैं वो पीएफ एक्सपेंसेस पे करने होते हैं, वो एम्प्लॉयर को पे करने होते हैं। वो एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट नहीं होते, एम्प्लॉयर को वो पे करने होते हैं। उसके लिए भी सेम सीलिंग लिमिट है 15,000 और जो रेट है वो 1%। और किस पे कैलकुलेट करना है, बेसिक सैलरी पे। फॉर्मूला जल्दी से मैं पुट कर देता हूं यहाँ पर पीएफ एडमिन एक्सपेंस वाले कॉलम के अंदर। प्लस इफ सेम लॉजिक लगेगा जो मैंने पीएफ में लगाया है, बेसिक सैलरी इज मोर देन इक्वल टू 15,000। If it is true, then give me 150, क्योंकि 15,000 का 1% 150 होगा। If it is false, then give me this amount का 1%, this much। ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं, हमारा पीएफ के एडमिन एक्सपेंस आ जाएंगे। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रेटेजी कंप्लायंस की तरफ, जो कि है ईएसआई की कंप्यूटेशन। चलिए ईएसआई को कंप्यूट करते हैं। बस ईएसआई को कंप्यूट करने से पहले उसके जरा प्रोविजंस को समझ लेते हैं कि ईएसआई के प्रोविजन क्या बोलते हैं। ईएसआई के प्रोविजंस की अगर बात करिए तो ईएसआई हर एम्प्लॉय को नहीं मिलता है। ईएसआई ओनली उस एम्प्लॉय को मिलता है जिसकी सैलरी अप टू 21,000 हो। ओके, अगर एम्प्लॉय की सैलरी 21,000 से कम है तो क्या रेट होता है ईएसआई का। ईएसआई की रेट की बात की जाए, टोटल 4%, टोटल ध्यान रखना टोटल 4% है, जिसमें से एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है 3.25% और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है 0.75%। अच्छा, ये 0.75 और 3.25 जो परसेंटेज है, किस चीज की परसेंटेज होती है, ये परसेंटेज होती है ग्रॉस सैलरी की, एक्सक्लूडिंग ओवरटाइम को छोड़ने के बाद जो ग्रॉस सैलरी आती है उस वाली ग्रॉस सैलरी का ये होता है हमारा परसेंटेज 3.25 और 0.75। चलिए अब आपको बताता हूँ कैसे आपको ये वाली जो वैल्यू है इसको एक्सेल के अंदर पुट करनी है। तो एम्प्लॉय का ईएसआई निकालते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, अपना फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे हम कि इफ का फॉर्मूला लगेगा सिंपली यहाँ पर भी, क्योंकि वो हमको 21,000 वाली जो लिमिट है वो ध्यान में रखनी है। तो इफ लॉजिक टेस्ट ग्रॉस सैलरी पर लगेगा, ग्रॉस सैलरी पर कंप्यूट होता है तो ग्रॉस सैलरी हमको ध्यान में रखनी है। इफ दिस ग्रॉस सैलरी इज लेस देन और इक्वल टू 21,000 से अगर कम है हमारी ये ग्रॉस सैलरी, तो एक्सेल आप एक काम करो, अगर ये ट्रू है तो मेरे को एक आप क्या फिगर दोगे, अगर ये ट्रू है तो आप मुझे ग्रॉस सैलरी का एम्प्लॉय का रेशियो क्या होता है, मैंने क्या बताया था, एम्प्लॉय का रेशियो 0.75%।
तो ग्रॉस सैलरी का मल्टीप्लाई बाय 0.75%। 0.75% आप मेरे को दे दो ग्रॉस सैलरी का। अगर ये वैल्यू फॉल्स है, फॉल्स का मतलब क्या है कि एम्प्लॉय की सैलरी 21,000 से ज्यादा है, तो मेरे को आप दे दो अमाउंट 0। अच्छा, तो फर्स्ट केस में मेरा 0 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि मेरी ग्रॉस सैलरी जो है वो 21,000 से ज्यादा है, इसलिए। चलिए इस फॉर्मूले को पूरे को कर देते हैं ड्रैग ड्रॉप, और देखो जिस एम्प्लॉय की सैलरी 21,000 से कम है उसके लिए कंप्यूट किया है हमारे एक्सेल ने, और जिसकी ज्यादा है उसके लिए सिंपली 0 अमाउंट आ गई। अच्छा, ये तो आया हमारा कंट्रीब्यूशन ईएसआई का एम्प्लॉय का, लेकिन एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन क्या होता है? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो बहुत आसान है निकालना। कैसे? जो हमने ये अमाउंट निकाली है, ये अमाउंट है 0.75%। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है 3.25%। बहुत सिंपल है। सो प्लस दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय 0.75 एंड मल्टीप्लाई बाय कितना? 3.25। ये अमाउंट आ जाएगी हमारी एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन की, एंड ड्रैग ड्रॉप कर देंगे तो ये हमारी एम्प्लॉयर का ईएसआई आ जाएगा। सिंपल है। चलिए, तो ये तो बात हुई ईएसआई की। अब ईएसआई के आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो है टीडीएस को डिस्कस कर लेते हैं। टीडीएस कैसे कंप्यूट करना है। चलिए, तो टीडीएस वाला अमाउंट जो है वो हमारी टीडीएस वाली शीट में से आएगा। टीडीएस वाली शीट में अभी कुछ भी नहीं डाला है। ये मैंने जो अमाउंट निकाली है, ये मेरे पास एक टीडीएस कैलकुलेटर है, हमारी टीम ने बनाया फिनटेक्स प्रो ने, वहां से मैंने ये अमाउंट कैलकुलेट की है। नाउ कैसे कंप्यूट करना है टीडीएस का रेट ऑन सैलरी के ऊपर, उसके लिए एक स्पेसिफिक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है मैंने, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जरूर चेक कर लेना। इतना इजी टास्क नहीं है टीडीएस निकालना भी सैलरी के ऊपर। हर एम्प्लॉय का अलग अलग रेट होता है, अलग अलग टीडीएस होता है, बहुत ध्यान रखना। मैंने तो यहाँ पर क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसके लिए मैंने यहाँ पर पहले से कैलकुलेट करके डाला हुआ है। तो चलिए, टीडीएस वाली शीट से मैं सिंपली अमाउंट जो है वो अपनी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। वीलुकअप नहीं लगाऊंगा क्योंकि सारे सीरियल नंबर मेरे एम्प्लॉयज सबके सेम है, तो वीलुकअप की जरूरत नहीं है, नॉर्मली मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। प्रोफेशनल टैक्स की अगर बात करें तो ये मैं दिल्ली के एम्प्लॉयज़ के लिए आपको बता रहा हूँ। प्रोफेशनल टैक्स स्टेट स्पेसिफिक होता है। अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में नहीं लगता है तो मैं 0 लूँगा। बाकी अगर इसकी बात की जाए प्रोफेशनल टैक्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो जिन स्टेट्स में लगता है, ये भी स्लैब रेट से अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट किया जाता है। जैसे स्लैब्स होती है हमारी इनकम टैक्स की, उसी तरीके से स्लैब्स होती है प्रोफेशनल टैक्स की। तो जो कर्नाटका वगैरह जो स्टेट्स होते हैं, महाराष्ट्र, जहाँ पर ये एप्लीकेबल होता है, वहाँ पर मंथली कंप्यूट किया जाता है उन स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। बट ज़्यादा अमाउंट नहीं होती है, मैक्सिमम 1 साल के अंदर 2500 मैक्सिमम स्टेट जो है वो कलेक्ट कर सकता है, क्योंकि जो इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलती है वो 2500 तक की मिलती है। तो जनरली जो स्टेट्स होते हैं वो 2500 को डिवाइडेड बाय 12, 208 पर मंथ, 205 रुपये, 200 रुपये, ऐसे मंथली अमाउंट आती है। वो भी एज पर स्लैब, अगर स्लैब के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी ज़्यादा होती है तो। बट ये दिल्ली के लिए हम बना रहे हैं तो इस केस में पीटी में 0 रखता हूँ। अच्छा, लास्ट में नेट सैलरी, सिंपली यहाँ पर तो हमको प्लस माइनस करना है। जो हमारी ग्रॉस सैलरी है उसमें से माइनस कर देना है हमको ईपीएफ वाला अमाउंट, एंड माइनस करेंगे ईएसआई माइनस टीडीएस एंड माइनस प्रोफेशनल टैक्स, एंड दिस इज अवर नेट सैलरी, जो कि हमको अपने एम्प्लॉय को पे करनी है आफ्टर ऑल डिडक्शंस। चलिए, एम्प्लॉय की सैलरी तो हो गई, एम्प्लॉय की अकाउंट में तो ये अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी। एम्प्लॉय की जो सैलरी तक तो बात खत्म हो गई, लेकिन खाली हमको एम्प्लॉय की सैलरी तक ही नहीं होता, हम पेरोल मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे हैं, ना कि खाली सैलरी बनाना और एम्प्लॉय को पे करना। पेरोल मैनेजमेंट के अंदर जो है स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब हमारे जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस बचते हैं वो बचता है ग्रेच्युटी एंड बोनस। चलिए, पहले मैं आपको बोनस का समझाता हूँ, उसके बाद ग्रेच्युटी के बारे में डिस्कस करेंगे। बोनस की जो मैंने अमाउंट ली हुई है, ये अमाउंट भी बोनस की जो शीट मेरी एक सेपरेट शीट है, बोनस की कैलकुलेशन शीट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मैं यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर सकता, काफ़ी सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। चलिए, बोनस की कंप्यूटेशन वाली शीट पे तो चलो गाइस, बोनस के प्रोविजंस आपको थोड़े से मैं बता देता हूँ, फिर बताता हूँ बोनस की कंप्यूटेशन कैसे करनी है। तो बोनस के प्रोविजन की बात करें तो एलिजिबिलिटी के लिए एम्प्लॉय तभी वही एम्प्लॉय एलिजिबल है जिसकी सैलरी अप टू 21,000 है, और जिसकी सैलरी अप टू 21,000 है उसको मिलेगा अप टू 8.33% या फिर 8.33% और 20%, इन दोनों के बीच में से मिनिमम बोनस जो होता है वो 8.3%, मैक्सिमम बोनस 20% होता है, जो कि एम्प्लॉयर दे सकता है। बट ये जो परसेंटेज होती है किस पर कैलकुलेट की जाती है? ये परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है एक सीलिंग लिमिट पे।
सीलिंग लिमिट जो है वो 7,000 की है जो बोनस एक्ट के अंदर दी हुई है, लेकिन बोनस एक्ट के साथ साथ हमको मिनिमम वेजेस एक्ट भी ध्यान में रखना होता है जब हम बोनस कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सो लेट्स सपोज अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के बोनस एक्ट के साथ साथ मुझे दिल्ली का जो वेज एक्ट होता है, तो दिल्ली का जो वेज एक्ट है उसके अंदर डिफाइन किया हुआ है ये मिनिमम वेजेस है, इसको भी ध्यान में रखना होता है। चलिए आपको कैलकुलेशन करके मैं बताता हूँ कैसे ये पूरा कैलकुलेट किया जाता है बोनस वाला पार्ट। सबसे पहले ग्रॉस सैलरी देखते हैं। ग्रॉस सैलरी हमको हेल्प करती है ये डिटरमिन करने में कि एम्प्लॉय एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो ग्रॉस सैलरी में सीधा डायरेक्टली लेता हूँ कंपटीशन वाली शीट में, ये हमारी ग्रॉस सैलरी है, तो ये वाली ग्रॉस सैलरी ले लेते हैं और इसको पूरे को ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं। ये ग्रॉस सैलरी आ गई एम्प्लॉय। एलिजिबिलिटी के लिए मैं इफ का एक सिंपल सा फॉर्मूला लगा देता हूँ कि अगर जो ये मेरी ग्रॉस सैलरी है this is less than or equal to 21,000 then yes, then employee eligible है तो yes, अगर नहीं है तो no। सिंपल सा फॉर्मूला लग गया मेरा एलिजिबिलिटी का। तो जो एम्प्लॉय एलिजिबल है इनकी 21,000 से कम है, ये 3 एम्प्लॉइज ही हैं ओनली, तो इनका यस है, बाकी सबका नो है। नो मिनिमम वेजेस जो है वो स्किल्ड पे के बेसिस पे डिसाइड होते हैं, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, ये रेट्स हैं। ये रेट जो है वो मैंने एक्ट में से उठाया और नोटिफाई किए थे, लेटेस्ट रेट्स हैं ये मिनिमम वेज के दिल्ली के, तो ये रेट्स मेरे को चाहिए। ये वाले मिनिमम वेज जो वेज एक्ट के अंदर है, तो ये कैसे लेने हैं मेरे को, सिंपली मुझे वी लुकअप लगाना है। मैं वी लुकअप लगाऊंगा अपना अनस्किल्ड के ऊपर, और ये मेरी टेबल है, दिस इज माई टेबल, और टोटल पर मंथ वाली अमाउंट मेरे को चाहिए। तो टोटल पर मंथ इज दिस एंड 0। तो ये मेरा मिनिमम वेज आ गया, इसको सिंपली ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं। नो सीलिंग जो है बोनस एक्ट की सीलिंग लिमिट है 7,000 रुपीज वाली। बोनस एक्ट के अंदर 7,000 की सीलिंग लिमिट है, दिस मच। तो इन दोनों में से जो भी मेरा हायर होगा उसके ऊपर मुझे 8.33% कैलकुलेट करना है। उसके लिए सिंपल सा मैं बोनस अमाउंट के लिए एक फॉर्मूला लगाता हूँ, ध्यान से देखना क्या फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर इफ का फॉर्मूला लगेगा, इफ दिस इज यस, ऑब्वियसली एलिजिबिलिटी अगर यस होगा तभी इंप्लॉय को मिलेगा, वरना इंप्लॉय को 0 मिलेगा। तो एलिजिबिलिटी जो है इसको मैं इक्वल टू करता हूँ, अगर ये यस है, एलिजिबिलिटी है वो यस है, अगर ये अमाउंट ट्रू है तो मुझे फॉर्मूला लगाना है मिनिमम वेज और सीलिंग विच एवर इज हायर। मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है, मैक्स का फॉर्मूला होता है, तो मैक्स दिस नंबर कॉमा दिस और फॉर्मूला क्लोज। तो अगर ये है, तो अगर ये यस है, एलिजिबल है एम्प्लॉय, तो दिस इन दोनों में से जो हायर है, आई और जे कॉलम, मिनिमम वेजेस एंड सीलिंग में जो हायर है वो मल्टीप्लाई बाय 8.33%। अदरवाइज अगर वो नो है तो मेरे को 0, तो कोई भी बोनस नहीं मिलेगा, 0 अमाउंट आएगी। उसको सिंपली ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं, तो ये हमारी अमाउंट आएगी। देखिए सिंपली जिसमें यस था खाली उन 3 केसेस में कैलकुलेट होगा 8.33% ऑफ दिस अमाउंट मिनिमम वेज, क्योंकि 7,000 कम है तो जो हायर अमाउंट होगी उस पर कैलकुलेट किया है इसने, ये हमारी अमाउंट आ गई। ना इस बोनस वाली अमाउंट को पुट कर देते हैं अपनी कंप्यूटेशन वाली शीट के अंदर। ये देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है वो फॉर्मूला, डायरेक्टली वहां से पिक किया हुआ है, तो ये मेरा बोनस आ गया यहाँ पर। चलिए अपने लास्ट स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस ग्रेच्युटी को डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेच्युटी कैसे कंप्यूट की जाती है, तो ग्रेच्युटी का जो अगर रेट की बात की जाए तो रेट कोई स्पेसिफिक रेट नहीं है, एक फॉर्मूला दिया हुआ है एक्ट के अंदर। फॉर्मूला है लास्ट सैलरी मल्टीप्लाई बाय 15/26 मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। लेकिन इस फॉर्मूले को ड्राइव करके हमारे पास एक परसेंटेज निकल के आती है 4.81%। उसके ऊपर हम कैलकुलेट करते हैं अपनी ग्रेच्युटी को, और वो कैलकुलेट की जाती है बेसिक सैलरी के ऊपर। तो सिंपली ग्रेच्युटी के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है हमको, जो हमारी बेसिक सैलरी है, दिस मल्टीप्लाई बाय 4.81%, दिस इज द ग्रेच्युटी अमाउंट, और ये हमारी ग्रेच्युटी की अमाउंट हो जाएगी एम्प्लॉय की पर मंथ की। लेकिन ग्रेच्युटी की मैं एक बात बताता हूँ आपको, ग्रेच्युटी की अमाउंट सीटीसी में हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यही नहीं होता कि ये दी जाएगी एम्प्लॉय को। ग्रेच्युटी के लिए हमको ग्रेच्युटी एक्ट में देखना पड़ेगा, अगर एम्प्लॉय ने 5 ईयर अपने कंप्लीट किए हैं सर्विस में तभी उसको ये ग्रेच्युटी मिलती है, वरना इस अमाउंट को फॉरफिट कर लिया जाता है। और दूसरी तरफ अगर मैं बोनस की बात करूं तो बोनस जो है वो एम्प्लॉय को नेक्स्ट ईयर के 30 नवंबर तक पे करना होता है। तो ये मेरे, अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की बना रहा हूँ तो इसका बोनस जो पे करना होगा एम्प्लॉयर को, वो पे करना है अप टू 30 नवंबर 2021 तक। ये बात थी बोनस और ग्रेच्युटी की। अब सिंपली सीटीसी निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, सीटीसी निकालने के लिए हमको ग्रॉस सैलरी में ऐड करना है ये वाली फिगर, ये जो एम्प्लॉयर की कॉस्ट है प्लस बोनस।
और इसका टोटल जो है ये हमारा कंपनी का CTC आ जाएगा। सो दिस इज द CTC ऑफ कंपनी। सो गाइस हमारा पेरोल कंप्लीटली प्रिपेयर हो चुका है। जो नेट सैलरी एम्प्लॉय के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी और जो हमारे स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस है वो हमको गवर्नमेंट को पे करने हैं। क्या क्या उसकी ड्यू डेट्स हैं वो मैंने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आपको PF कब तक पे करना है, ESI कब तक पे करना है, बोनस ग्रेचुइटी आपको कब तक पे करनी है और किसको पे करनी है। चलिए अब अपने लास्ट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि था अपना अकाउंटिंग एंट्री का। कैसे इसकी अकाउंटिंग एंट्री मारनी है। तो मैं जो सबसे फर्स्ट एम्प्लॉय है, जो मेरा फर्स्ट एम्प्लॉय है, इसकी अकाउंटिंग एंट्री मार के दिखाता हूँ आपको कैसे आपको इसको अकाउंट्स के अंदर, अपनी बुक्स के अंदर जो है वो रिकॉग्नाइज करना है, रिकॉर्ड करना है। सी दिस इज द अकाउंटिंग एंट्री। मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे अकाउंटिंग एंट्री बनी है। सबसे पहले सैलरी का जो मेरा खर्चा है, सैलरी डेबिट हुई है, जो कि खर्चा के एक्सपेंस है, सैलरी का एक्सपेंस है 21404। ये अमाउंट कौन सी है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी यानी OT इंसेंटिव को ऐड करके, बेसिक HRA सारी जो सैलरी के कंपोनेंट्स हैं उसको ऐड करके ग्रॉस सैलरी, उसको हमने सबसे पहले डेबिट कर दिया। सिंपल है, खर्चा है, डेबिट कर दिया। उसके बाद PF एम्प्लॉयर को डेबिट किया। खाली एम्प्लॉयर वाला PF डेबिट करना है। इसका मतलब क्या हुआ, PF एम्प्लॉयर का खर्चा है, एम्प्लॉयर का खर्चा है, CTC का पार्ट होता है दिस मच 1716। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है एम्प्लॉयर का खर्चा होता है, PF एम्प्लॉयर वाला पार्ट, उसको डेबिट कर दिया हमने। सिंपल, खर्चा एम्प्लॉयर का हमने डेबिट कर दिया। सेम तरीके से PF एडमिन एक्सपेंस भी हमने डेबिट कर दिया। PF एडमिन एक्सपेंस भी इसी की तरह का होता है 143। एंड ESI का जो खर्चा है वो भी हमने डेबिट कर दिया। पहले वाले केस में कोई नहीं था तो 0 डाल दिया हमने। बोनस की बात करें तो पहले वाले केस में जो बोनस है वो भी एम्प्लॉयर का खर्चा है, बोनस है वो भी एम्प्लॉयर का खर्चा है, वो भी हमने यहाँ पर डाला हुआ है। तो बोनस का खर्चा भी हमने डेबिट कर दिया। तो ये सारे एक्सपेंसेस हमने कर दिए हैं डेबिट। चलिए सेकंड, अब चलते हैं क्रेडिट। हमको क्या क्या करना है, टू PF पेबल। अच्छा, PF पेबल में कितना पेबल करना होगा, एम्प्लॉयर की कितनी लायबिलिटी होती है, PF पे करने की बात कर रहा हूं मैं, PF पे करने की। एम्प्लॉयर अपना वाला तो पे करेगा। ये देखो, जो PF एक्सपेंस कंपनी का है, कंपनी का जो PF है वो तो उसको पे करना ही होता है। एम्प्लॉयर वाला जो PF होता है ना, जो एम्प्लॉय वाला जो PF होता है, जो एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट किया है हमने, दिस वाला, ये वाला, इसको डिपॉजिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी होती है, एम्प्लॉयर की ही होती है। तो यहाँ पर हम टू PF पेबल कितना आ जाएगा, 3432। ये कैसे आया 3432, जब हम 1716 प्लस 1716 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 3432। ऐसे ही PF एडमिन एक्सपेंस तो खाली एम्प्लॉयर के ही होते हैं, उसमें एम्प्लॉय का तो कुछ होता नहीं। ESI पेबल भी दोनों का आएगा यहाँ पर। ESI पेबल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की होती है, लायबिलिटी नहीं बोलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकिन एम्प्लॉयर की होती है। तो ये जो डिडक्ट किया है ESI, और उसका एम्प्लॉय वाला पार्ट भी और एम्प्लॉयर वाला पार्ट भी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एम्प्लॉयर की है, यानी कंपनी की है। TDS की बात करें तो TDS जो है वो डिडक्ट तो होता है एम्प्लॉय की सैलरी में से, लेकिन उसको पे करना किसको होता है, कंपनी को पे करना होता है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ये TDS वाली अमाउंट होगी, ये भी TDS पेबल, ये एम्प्लॉय की सैलरी है ना, इसमें से माइनस हो जाएगा, सिंपल है। टू PT पेबल जो है प्रोफेशनल टैक्स, ये भी एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट होता है, लेकिन ये पे किसको करना होता है, कंपनी को पे करना होता है ना। एम्प्लॉय थोड़ी जाता है गवर्नमेंट के पास, मेरा PT ले लो, मेरा TDS ले लो। TDS तो भाई जो हमारा कंपनी है, जो एम्प्लॉयर है, उसी को पे करना पड़ेगा। तो PT और TDS भी यहाँ पर हमने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद लास्ट एंट्री जो बनती है वो बनती है सैलरी पेबल की, दिस माइनस दिस, सैलरी पेबल 19688 उसके बैंक अकाउंट में चला जाता है। और ये सारे के सारे अकाउंट जो होते हैं वो सेट ऑफ हो जाते हैं बैंक के थ्रू। PF पेबल बैंक से पे हो जाएगा, एडमिन एक्सपेंस बैंक से पे हो जाएगा, ESI बैंक से पे हो जाएगा, TDS बैंक से पे हो जाएगा, PT पेबल टू बैंक हो जाएगा, एंड सैलरी पेबल टू बैंक। और सैलरी पेबल हमारा 19688, देखो सैलरी पेबल आ गया 19688। और ऐसे हमारी इस अकाउंटिंग एंट्री को जनरलाइज किया जाता है। सो गाइज, ये था एवरीथिंग अबाउट इंडिया पेरोल, कैसे इंडिया का पेरोल प्रिपेयर करना है, कैसे स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस को ध्यान में रखना है, कैसे उसकी अकाउंटिंग एंट्री को डालना है। ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं अपनी इन 2 वीडियोस के अंदर। नेक्स्ट जो हमारी पेरोल की सीरीज आने वाली है उसमें हम मलेशिया का पेरोल डिस्कस करने वाले हैं। मलेशिया के क्या क्या स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस होते हैं, MNCs में बहुत ज़्यादा कॉमन है। मलेशिया जो होती है वो आउटसोर्सिंग के लिए जानी जाती है। सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे जब हम उसके पेरोल को डिस्कस कर रहे होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।